आज हम शुरू करते हैं। आपका एक सब्जेक्ट है फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है ना। कम्युनिकेशन है ना, तो अगर आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करोगे तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग information from one point to another point। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चाह रहे इंफॉर्मेशन जाए तो हम कम्युनिकेशन का, उस चीज को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाए तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू ए लॉन्गर डिस्टेंस वी यूज मॉड्यूलेशन। हम क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलेशन, है ना। और वो कैसे किया जाता है? विच इज डन बाय यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, है ना, ऑन विच आवर इंफॉर्मेशन इज मॉड्यूलेटेड। तो अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन का डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अब फिर आप, इसका मतलब आपने पीसीबी पढ़ी होगी, है ना। तो उसका बात का मतलब इतना ही है कि कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे भेजनी है आपको इंफॉर्मेशन तो आपको कैरियर वेव का यूज करना पड़ेगा ना, जिस पे आप अपना इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेट करोगे, है ना। फिर this modulated wave is demodulated to retrieve the information at the receiver point। जब आपका रिसीवर पॉइंट है वहां पे आपको इसको डिमोडुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ गए मेरी बात? तो अब मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, है ना, वो तो आपने पीसी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके दो चार लाइनें हैं कि मॉड्यूलेशन आप डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना की हाइट कम हो सकती है ना। एक बात और आप याद रखोगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो वेवलेंथ है वेवलेंथ घटेगी, डिक्रीज होगी। तो ये चीज आप याद रखोगे। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होएगी, उसकी उतनी कम वेवलेंथ होएगी। ठीक है कि नहीं है? समझ गए?
तो अब हम अगर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें, है ना, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर में बाद में जोड़ता हूं इसके अंदर। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कैसे भेज रहे हो? यूजिंग लाइट सोर्स एज ए कैरियर वेव। आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए फिर, ठीक है। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन भेजोगे, लेकिन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, ठीक है, याद रहेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ, तो यहां मैंने लिख दिया यूजिंग लाइट सोर्स एज कैरियर वेव, ठीक है। इस कैरियर वेव के ऊपर मॉड्यूलेट करके आप अपना सिग्नल भेज सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें फाइबर और जोड़ दूं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या हुआ, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू फाइबर यूजिंग लाइट सोर्स एज कैरियर वेव, ठीक है, समझ में आया। फाइबर यहां पे फिर क्या है, एक मीडियम होएगा, ठीक है कि नहीं है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन अगर बात करें, थोड़ा डिफरेंशिएट करें, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब वहां पे ये जो फाइबर है वो मीडियम नहीं होगा, वहां मीडियम दूसरा हो सकता है, एटमॉस्फेयर मीडियम हो सकता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में मीडियम ऑलवेज बी फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अब हम हमारे सिलेबस के अनुसार जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की जो रेंज है वो है 10⁻14 से 10⁻हर्ट्ज टू 10⁻16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ये रेंज है, ठीक है। और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी बाई म्यू फ्रीक्वेंसी है ना, और सी कितना है 3×10⁸ और डिवाइड बाई ये फ्रीक्वेंसी। वो कुछ रेंज जो आपको याद रखनी है वो 1.7 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये रेंज है जिसके अंदर आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होगा या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपका फाइबर कम्युनिकेशन का, कि कहां कैसे क्या शुरू हुआ फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है कि नहीं है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप लाइट को एज ए सोर्स यूज कर रहे हो, है ना। तो ये तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक बहुत पुराना तरीका है ना। कितना पुराना हो सकता है, जितना आदमी पुराना हो सकता है उतना सा पुराना तरीका है ना, कि आज लाइट है, तो अगर कहीं पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो अब सिंपल सी बात है कि लाइट, कहीं लाइट जला दो उसको, इसका मतलब हाँ है ना है, वो
सोर्स को पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन को पता होना चाहिए कि भाई मैं लाइट जला रहा हूँ तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लाइट नहीं जला रहा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ना। तो ये तरीका है। तो ये एज ओल्ड एज मैनकाइंड, इतना पुराना हो सकता है तरीका। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मिरर्स आए, है ना, वो सारी चीजें आई, तो फिर उनका यूज करके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन शुरू हुई, है ना। ठीक है कि नहीं है। आज से 40-50 साल पहले जैसे आपका जो रेलवे होता था तो वहां पे जो सिग्नलिंग होती थी सारी लाइट के थ्रू होती थी सिग्नलिंग, है ना। कि आगे ट्रेन को अगर रेड लाइट दिख रही है ना, तो लाइट का ही तो कम्युनिकेशन होगा। रेड लाइट दिख रही है तो वो ट्रेन आगे जाएगी नहीं, है ना। ग्रीन दिख रही है तो वो पास करेगी, है ना। तो सारा बेसिकली क्या है उसका, और उस चीज को बोल लो तो वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, वो है कि नहीं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है। ठीक है। लेकिन हम उस चीज को अगर उसको एक हम इंफॉर्मेशन, एक लॉन्ग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की कोशिश करें तो वो फिजिबल नहीं रहा उस टाइम, है ना, उस चीज का यूज करके। तो 90 सॉरी 80-60 में जो ग्राम बेल है उसने डिजाइन किया ऑप्टोफोन डिजाइन किया। ठीक है। तो ग्राम बेल ने was able to send the message to a distance of 200 meter by using a लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स का यूज कर 200 मीटर तक उसने इंफॉर्मेशन भेजी। ठीक है। ये ये कब हुआ, ये जब ये आपका टेलीफोन जब इन्वेंट हुआ होगा उसके 4 साल बाद, जैसे बुक्स में लिखा हुआ है ना। तो यहां से शुरू हुआ, 80-60 से चीजें शुरू होने शुरू हुई। ठीक है। लेकिन अब आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन भेजनी है ना, तो एक लाइट सोर्स भी होना चाहिए। लाइट सोर्स है तो एक रिसीवर भी होना चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन को ये थोड़ी ना कि वन भेजना है सिर्फ, उसमें तो सीरीज ऑफ पल्स जाएंगी 01010101। तो उस स्पीड पे आप इंफॉर्मेशन भेजने वाला सोर्स भी चाहिए, और उसी स्पीड पे रिसीव करने वाला भी डिटेक्टर चाहिए, है ना। तो उस टाइम वो चीजें फिजिबिलिटी नहीं थी। ठीक है। ड्यू टू known availability of switchable light source and atmospheric disturbance, we were not able to use light as light for लिखेंगे, light for ट्रांसमिशन। एक तो सोर्स भी नहीं था उस टाइम ऐसा कोई, है ना। और फिर अगर कोई एटमॉस्फेयर के थ्रू आप भेजो उसको, है ना, कहीं डिस्टेंस पे भेजोगे तो जो एटमॉस्फेरिक में लाइट है ना, स्पार्किंग होगी कुछ भी, तो वो चीजें डिस्टर्ब करती थी। ठीक है।
तो ये जो एटमॉस्फेरिक जो डिस्टरबेंस है, द एटमॉस्फेरिक disturbance can be controlled by using लो फ्रीक्वेंसी। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे भेजोगे तो उन पे उसका नॉइस का फर्क कम रहता है ना। लो फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ, हम ये चीज करके जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस थी उसको हम कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है। बट इन 1960 में क्या हुआ, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ लेजर की इन्वेंशन हुई, जिसने स्टार्ट किया आपका ये सारा कम्युनिकेशन का स्टिमुलस, मतलब जो लेजर इन्वेंशन है वो एज ए स्टिमुलस काम किया उसने। ठीक है। तो जो लेजर था, तो लेजर क्या होती है कि लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है, और कैसा लाइट सोर्स है, कोहेरेंट बोलते हैं उस वर्ड को ना, कोहेरेंट मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का, सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना। वो अगर वो कोई लेजर है तो वो जो एमिट कर रही होगी तो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, ये नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता है वो, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। तो 1960 में आपकी लेजर आई है ना, उस लेजर के कारण सारी चीजें फिर शुरू हुई। ठीक है। लेकिन अब लेजर का यूज कर रहे हो तो वो एक शॉर्टर डिस्टेंस है, फिर भी उसके लिए अब लेजर ऐसे तो नहीं हो सकती कि 50-60 किलोमीटर तक अब लेजर लाइट यूज करोगे। अब लेजर लाइट भी तो तभी काम ये करेगी कि जब आपका सोर्स और आपका जो डेस्टिनेशन एक आसपास इन द सेंस की लाइन ऑफ साइट में रहे, कि सोर्स को डेस्टिनेशन दिखना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। अगर बीच में कुछ चीजें हिंडर करेंगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो वो चीजें हुई तो सी, मतलब एक सोर्स तो इन्वेंट हुआ जिससे आप चीजें शुरू कर सकते थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में 3 साइंटिस्ट थे कि एक काउ है ना, हुकमे, काउ, एक होकहैम एंड वर्ट, ये 3 साइंटिस्ट थे। दे यूज फाइबर एज द मीडियम। उन्होंने फाइबर को क्या किया, एज ए मीडियम टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। ठीक है। कि ये जो फाइबर है इसके थ्रू ट्रांसमिशन उन्होंने शुरू किया 1966 में। लेकिन क्या हुआ कि जो एटेन्यूएशन थी, एटेन्यूएशन उसकी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, 1000 dB पर किलोमीटर। ठीक है। उसकी एटेन्यूएशन इतनी ज्यादा थी कि 1 किलोमीटर में सिग्नल की जो पावर है वो इतनी कम हो जाती थी। ठीक है। पर 1973 और 1977 के बीच में ड्यू टू मोर परफेक्ट कपलिंग डिवाइसेस, है ना, कपलिंग जो डिवाइसेस जहां से आपका सोर्स है और ये आपकी केबल है
फाइबर केबल है। यहाँ पे जो जोड़ था इसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद जो पावर लॉस था वो 3 dB के अराउंड आ गया, 5 dB पर किलोमीटर, 1973 और 77 के बीच में, ठीक है। फिर इसी बीच में वी स्टार्ट बिल्डिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने शुरू कर दिए हमने, यूजिंग एक अलॉय है एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। इसका यूज करके हमने फिर अलग से सोर्स बनाने शुरू किए, ठीक है। लेजर तो हम यूज कर ही रहे थे, लेकिन लेजर की लाइफ कम थी, 1000 आवर्स है, 500 आवर्स है ना। तो उसकी जो लेजर एज ए सोर्स अगर उस टाइम जब यूज कर रहे थे उसकी जो लाइफ स्पेन था वो बहुत कम था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 1973 में 77 में तो उसी टाइम वो सारी चीजें पीक पे थी, है ना। आईसी की डिजाइन हुई, सारी चीजें, माइक्रो प्रोसेसर, वो सारी चीजें एक लाइन में चली हुई थी। तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि हमने एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड ये अलॉय का यूज करके हमने फिर एक सोर्स बनाया, ठीक है। तो it was able to emit 0.8 micrometer to wavelength लाइट, है ना। इस वेवलेंथ की लाइट वो जनरेट कर पा रहा था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी आई गई होगी, है ना। तो इसके बाद जनरेशन आपकी शुरू होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहली जनरेशन जिसमें गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर यूज किया गया, है ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो रिपीटर था वो हमने सिर्फ यूज किया 10 किलोमीटर में, है ना। जो वेवलेंथ यूज हुई वो 0.8 से 0.9 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर जो सेकंड जनरेशन आई तो उसमें जो रिपीटर की डिस्टेंस होगी 50 किलोमीटर, है ना। और जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ थी वो होगी हमारी 1.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर वही था, सेमीकंडक्टर हो गया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस, ये सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन आई, तो थर्ड जनरेशन में क्या रहा कि जो रिपीटर स्पेस था वो हो गया 100 किलोमीटर के बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, और जो वेवलेंथ होगी आपकी 1.5 माइक्रोमीटर होगी, ठीक है। फिर जो फोर्थ जनरेशन हुई उस फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना, मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसमें क्या रहा कि जो रिपीटर है ना, रिपीटर हमें लगाना पड़ा 1000 किलोमीटर के बाद, 10,000 किलोमीटर हमें रिपीटर इतने डिस्टेंस पर लगाना पड़ा, ठीक है। जो वेवलेंथ हुई, वेवलेंथ हमारी होगी 1.45 माइक्रोमीटर से 1.62 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन है, जो रिपीटर की डिस्टेंस होगी 20,000 से
35,000 किलोमीटर के बीच में आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ 1.53 से 1.57 माइक्रोमीटर, ये वेवलेंथ। ठीक है, तो जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जितना मैंने आपको बताया तो वो आसानी से आपको याद रहेगा, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ना, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर कब से शुरू हुआ ये, पहले ग्राहम बेल ने ट्राई किया था ना, उसने ट्रांसफर भी की इंफॉर्मेशन 200 मीटर तक, है ना। लेकिन क्या है कि जो डिस्टरबेंस है, एटमॉस्फेयर डिस्टरबेंस की वजह से आप लाइट को एज ए कैरियर वेव नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो डिस्टरबेंस उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते थे कि हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दो, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो वो डिस्टरबेंस का उसके ऊपर असर नहीं होगा सिग्नल्स की, है कि नहीं है। समझिए मेरी बात। तो वो चीज कम हो सकती थी, लेकिन अब आपके पास लाइट सोर्स नहीं था, तो 1960 में क्या हुआ, आपने लेजर इन्वेंशन ली। ठीक है, उसके बाद फिर वो चीजें शुरू हुई, लेजर इन्वेंशन के बाद फिर चीजें शुरू हुई। फिर वो जो 3 साइंटिस्ट थे, काउ और होकैम, उन्होंने फिर फाइबर के थ्रू उसका ट्रांसमिशन शुरू किया। तो अब उसके थ्रू कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत होता है मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नोट्स में इसके साथ में अटैच कर दूंगा।